न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर इस वक्त आ रही है हॉर्स फायरिंग से जुड़ी हुई बड़ी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। शादी समारोह के दौरान गोली चलने की वजह से एक शख्स की जान गई है। दरभंगा से ये बड़ी खबर, शादी समारोह में फायरिंग की गई, गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। पलवा गांव निवासी अवधेश सिंह की मौत की खबर के बाद शादी के माहौल में कैसे मातम पसर गया, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बिरौल के निसेहारा गांव की ये घटना, जहां पर शादी समारोह के दौरान फायरिंग होती है, गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। अवधेश सिंह शख्स का नाम बताया जा रहा है, जिसकी जान गई। बिरौल के निसेहारा गांव की इस घटना के बाद परिवार में मातम का शोर। और संवाददाता विपिन कुमार दास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, लगातार एक के बाद एक हर्ष फायरिंग की घटनाएं, लेकिन इसके बावजूद न तो प्रशासन कहीं पे सजग नजर आता है और ना ही लोगों की तरफ से कोई गंभीरता। विपिन, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी। इस वक्त क्या कार्रवाई की जा रही है इस घटना के बाद? जी, अभी तो सबका पोस्टमार्टम कराने के लिए डीएमसीएच भेजा गया है, लेकिन पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि ये जो युवक की मौत हुई है अवधेश कुमार, वो अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था शादी समारोह में शामिल होने के लिए, क्योंकि वो शादी का मेहमान नहीं था उस शादी समारोह का। तो क्या साजिश था जो लोगों ने उसे, दोस्तों ने वहाँ लाया था और फिर यहाँ पे खाने के टेबल पर उसकी हत्या कर दी जाती है। 6 राउंड गोली चलती है और 6 गोली उसे लगती है और जिसके बाद उसकी मौत हुई है। तो पुलिस प्रशासन इस दिशा में भी काम कर रही है कि क्या उसे साजिश के तहत यहाँ लाकर मारा गया है। तो इस विपिन, जिन लोगों ने ये फायरिंग की, क्या उनकी पहचान हो पाई है? जी, चूंकि उनके ही दोस्त थे और उनके ही गांव के रहने वाले हैं, लेकिन अभी वो फरार हैं। मौके पर डीएसपी एसडीपीओ पहुंचे हुए हैं मनीष चंद्र, और पूरी छानबीन की जा रही है कि आखिर वो लड़के कहाँ गायब हैं। उनकी भी छापेमारी की जा रही है गिरफ्तारी के लिए। जी, आपसी मतभेद या रंजिश की कोई बात सामने आ रही है? क्योंकि सभी लोग आपस में दोस्त थे, तो क्या वजह थी कि खाने के टेबल पर इतना विवाद बढ़ गया कि उसे गोली मार दिया गया। तो इसकी अभी छानबीन की जा रही है। कुछ बातें निकल के सामने नहीं आ रही, क्योंकि परिजन साजिश हत्या के आरोप लगा रहे हैं कि कुछ साजिश के तहत इन लोगों ने, उनके ही दोस्तों ने हत्या की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब मौसम विभाग के अलर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें 36 घंटे का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से बिहार में जारी किया गया है। आपको बताते चलें कि लगातार बारिश और इसमें आकाशीय बिजली गिरने को लेकर के अंदेशा जाहिर किया गया है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 36 घंटे का यह अलर्ट इस वक्त आंधी और बारिश को लेकर इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण अलर्ट मौसम के मिजाज को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने जारी किया है। आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जाहिर की गई और ऐसे में लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील भी। मई महीना खत्म होने को है और मई में अब आखिरी दिन चल रहे हैं, और यह वैसा मौसम होता है जब गर्मी की तलखी से लोग बेहद परेशान रहते हैं। लेकिन इन सब से अलग अगर बात कर लें तो जेठ की तपिश से अलग पिछले 24 घंटे में बिहार में जो तापमान है वह औसतन 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। उत्तरी बिहार में उच्चतम तापमान 3 से 7 डिग्री, दक्षिणी बिहार में 3 से 5 डिग्री कम हुआ है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 5 डिग्री तक कम देखा गया है। अगले 24 घंटे में बिहार के मौसम में बताया गया है कि राज्य में आंधी, पानी और ठनके के आसार लगातार बने रहेंगे। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के माने तो इसकी मुख्य वजह पूर्व पश्चिमी ट्रफ लाइन का गुजरना है, जिसकी वजह से चक्रवाती दबाव का केंद्र बिहार बना हुआ है। हालांकि ट्रफ लाइन की दिशा सोमवार से दक्षिण उत्तर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में 2 दिन बाद बिहार की मौसमी दशा सामान्य होने के आसार बन सकते हैं। इन मौसमी दशाओं के बीच बिहार में रात और दिन का तापमान सामान्य से भी नीचे पहुंच गया है। आंधी पानी की वजह से बिहार में प्री मानसून बारिश सामान्य से 15% अधिक हो गई है। बिहार में अब तक 22 मई तक 68.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बिहार में सर्वाधिक बारिश का केंद्र हिमालय की तलहटी वाला इलाका रहा है। दरअसल जिस तरीके से पूर्वैया हवा हिमालय से टकराकर चंपारण से लेकर पूर्णिया तक बारिश करा रही है, वैसे में लोगों को जो औसत तापमान है उसकी कमी जो है वह महसूस की जा रही है। रविवार को अगर बात कर ले मौसम की, तो चंपारण के अलावा किशनगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा में सामान्य से कई गुना अधिक बारिश हुई है।
जबकि गया, औरंगाबाद, रोहतास, नवादा, बांका, भभुआ और जहानाबाद में इन ऐसे इलाकों में भी सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर मौसम जो है वो लोगों को थोड़ी राहत दे रहा है, क्योंकि पारा सामान्य से भी नीचे है और प्री मानसून जैसा कि मैंने बताया लगातार बारिश होने से सामान्य से अधिक बारिश का रिकॉर्ड भी दर्ज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है, 36 घंटों का ये अलर्ट है। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। खबर समस्तीपुर से, जहां पर देर रात आग का कहर देखने को मिला और इस अगलगी की घटना में 4 घर जो हैं वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अगलगी की इस घटना में 4 घरों में रखे हुए सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए और हालांकि आग कैसे लगी इसे लेकर वजहों का खुलासा अभी तक नहीं किया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल किस कदर देखने को मिला, इन तस्वीरों को देखकर आसानी से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। घटना में 4 घर जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। लाखों की संपत्ति का नुकसान इस वक्त आशंका के तौर पर जाहिर किया जा रहा है। और चलिए आपको एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसमें चोर की चोरी साफ तौर पर कैद हो गई। यहाँ चोर चोरी के मकसद से जहां घुसा वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों में तस्वीरें कैद हो जाती हैं और तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर ही हैं। तो दोनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कैसे ये चोर जो है इस डिपो में घुसता है। बालू का ये डिपो बताया जा रहा है, जिसके बाद बड़े आराम से ये शख्स यहाँ पर रुपयों की खोजबीन शुरू करता है। बड़े आराम से एक एक कमरे को ये छान रहा है। एक एक तस्वीर इस कैमरे में जब कैद हुई उसके बाद इसे देखकर लोग हैरान भी रह गए। चोरी की इस घटना के बाद बताया जा रहा है कि 13,500 रुपए की चोरी इस चोर ने की। घटना की जानकारी जैसे डिपो के मालिक को लगती है, पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस इस चोर की तलाश में जुट गई है। बेतिया के चनपटिया में अतिक्रमण कर लिया गया। सरकारी जमीन थी लेकिन अतिक्रमण कर यहां पर लोगों ने दुकान और मकान दोनों ही बना रखे थे। लेकिन जब बुलडोजर चला तो इन दुकानों और मकानों को तोड़ दिया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इन अतिक्रमित जमीनों को खाली कराया गया। बुलडोजर की मदद से इन सारे इलाकों से अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों की नाराजगी भी नजर आई। नगर पंचायत के दुकानों और घरों को तोड़कर ये जगह मुक्त कराया गया। कुछ अतिक्रमणकारियों का सामान भी जब्त किया गया और कार्यपालक पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि न्यायालय के आदेश पर ये सारी कार्रवाई की गई। नगर में अन्य सरकारी जमीनों को भी चिन्हित किया गया और एक एक करके इन सारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। न्यायालय द्वारा आदेश के आलोक में सारा अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और आगे भी जो भी सरकारी भूमि पर जो घर बनाए हैं उनका अतिक्रमण हटेगा। उनसे मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द स्वयं अपने आप घर हटा लें और नहीं तो फिर इसी तरह से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अब बात बरसात का मौसम जैसे आता है बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे में कुछ इलाके हैं जहां पर हर बार लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। ऐसे ही एक इलाके बाजपट्टी की बात करेंगे। इस प्रखंड के लोगों की तरफ से लगातार और हर साल और साल दर साल इस तरह की समस्या का सामना किया जाता है। सीतामढ़ी की ये तस्वीर है। अधवारा नदी की वजह से हर साल लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। अधवारा नदी की बाढ़ को रोकने के लिए बनाया गया तटबंध और उसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगाइए कि अगर बाढ़ की वजह से यहाँ पर एक बार फिर से पलायन की स्थिति आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि तटबंध की स्थिति खराब है। तटबंध का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश रंजन ने। क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, आप खुद देखिए।
सीतामढ़ी जिले में भी संभावित बाढ़ को लेकर लोगों में दहशत का आलम है। हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड में, और बाजपट्टी प्रखंड से होकर अधवारा नदी बहती है, और अधवारा नदी जो बाढ़ के दौरान अचानक विकराल हो जाती है, तो उसकी रोकथाम के लिए तटबंध का निर्माण किया गया है अधवारा नदी के पास। और आप तस्वीर देख सकते हैं, तटबंध की हालत बेहतर नहीं कही जा सकती है, और जो स्थानीय लोग हैं जो तटबंध के दोनों किनारे बसे हुए हैं, उनके अंदर एक अजब सा दहशत का माहौल कायम है, क्योंकि जो तटबंध का रख रखाव होना चाहिए उसकी मुकम्मल व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है, और तटबंध कई जगहों से खराब हालत में है। कितना परेशान रहते हैं? बहुत उधर एक बांध है वो एकदम सट गया हुआ है जमीन में। बहुत डर लगता है यहाँ था। पानी होगा, सारी रात तिरपाल लगा करके ऊपर से यहाँ पर रात को खड़े रहते हैं, सारी रात बच्चे के लेके साथ में। अच्छा जी, हर साल बाढ़ आता है? जी वही सर बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ आता है। यहाँ पर हम लोग माने निकल के बाहर रोड पर चले जाते हैं, ऊंचा जगह पर देखे रहते हैं। अच्छा हाँ, अब क्या करें, घर में रहने से तो पानी रहता है ना, इतना पानी रहता है। का मरम्मती होता है? मरम्मती कहाँ भी होता है, ये मट्टी से थोड़ा भरा भरा दिया है न्यूनी, अभी उधर तो बाकी है सब, जाके उधर देखिए ना वो पोजीशन में बाढ़ आता है, हम सब रोड पर रहते हैं, केकरो मकान पर चढ़ जाते हैं बाढ़ के लिए। बहुत दिक्कत है हम लोगों के, रोड ठीक नहीं है, ये सड़कें ठीक नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर एक अजीब सा दहशत है, खौफ है, क्योंकि बाढ़ के दौरान अगर तटबंध टूटती है तो उससे भयानक तबाही मचती है, और हर साल यहाँ बाढ़ का कहानी यही है। हर साल बाढ़ से यहाँ पर लोगों को भारी नुकसान पहुंचने का काम होता है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और अब बात साल 2012-13 में हुए धान खरीद घोटाले की, जिसमें राज्य सरकार ने अब 7 प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के मुकदमा चलाने के आदेश दे दिए हैं। आपको बताते चलें कि 25 से 30 करोड़ का घोटाला इन 7 प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से चावल खरीद को लेकर के, चावल के गबन को लेकर किया गया, जो आरोप इनके ऊपर सही पाया गया, और जिसके बाद इनके ऊपर अब कार्रवाई की बात सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार में 2012-13 में हुए धान खरीद घोटाले को लेकर बिहार सरकार ने अब सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस घोटाले में आरोपी बनाए गए बिहार प्रशासनिक सेवा के 7 पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इन पदाधिकारियों में कमलेश सिंह, जो पूर्वी चंपारण के तत्कालीन वरीय समाहर्ता और राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक थे, उनके अलावा अजय कुमार ठाकुर, भानु प्रताप सिंह, संतोष कुमार झा, अरविंद कुमार मिश्रा, अखिलेश्वर प्रसाद और अजय कुमार ठाकुर, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार के विधि विभाग के स्तर से पूरे मामले की सघन समीक्षा के बाद इन सभी पदाधिकारियों को दोषी पाया गया है। इन पर मुकदमा दायर करने के साथ ही पैसे की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू करने की योजना बनाई गई है। जांच में इन सभी पदाधिकारियों पर 25 से 30 करोड़ रुपए मूल्य के चावल के गबन का आरोप सही पाया गया है। जांच के दौरान राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधकों के पद पर तैनात बिहार प्रशासनिक सेवा के कई पदाधिकारियों के खिलाफ जांच की गई थी, और अब कार्रवाई की प्रक्रिया जो है वह शुरू की जा रही है। इन पर आरोप है कि इनकी मिलीभगत से ही सरकारी चावल का गबन किया गया था। इन पदाधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने स्थानीय राइस मिलर के साथ मिलकर हजारों टन चावल का गबन किया है। कागज पर ही चावल की ढुलाई कर दी गई और इसके लिए वाहनों के गलत नंबर अंकित कर दिए गए। जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि पूर्वी चंपारण, गया, कैमूर जिलों में ट्रक के नंबर के स्थान पर टेम्पो और बाइक के नंबर डालकर सैकड़ों क्विंटल चावल का ट्रांसपोर्टेशन दिखा दिया गया। राइस मिलों में कुटाई के लिए जितना धान जमा करना था उससे आधा या चौथाई धान ही हकीकत में जमा किया गया, जबकि कागज पर इसे गलत ट्रंक संख्या और मात्रा के साथ दिखा दिया गया। सरकारी गोदाम के बजाय इन चावलों को बाजार में बेच दिया गया। एक गंभीर मामला था, और इस गंभीर मामले को लेकर राज्य सरकार जो है तकरीबन 10 सालों के बाद सख्त रवैया अख्तियार किया है, और निश्चित तौर पर जो भी इसमें पदाधिकारी हैं बिहार प्रशासनिक सेवा के, इन सब की मुश्किलें जो हैं अब बढ़ गई हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में इनसे कैसे पैसे की भरपाई की जाती है, और जो दूसरे पदाधिकारी हैं जो जांच की जद में आए हैं उनके खिलाफ कौन सी और किस तरह की कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और अब बात कटिहार जिले की। जी हां, कटिहार जिले की चर्चा इसलिए क्योंकि डीएम लगातार यहां के तटबंधों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह बहुत खास और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 3 नदियों से घिरा हुआ ये जिला है, जिसमें गंगा, महानंदा और कोसी इन तीनों नदियों की बाढ़ की वजह से त्रासदी की एक सबसे बड़ी वजह बाढ़ इस इलाके के लिए है। और यहाँ के लोगों की हर बार यही मांग होती है कि इन्हें इस त्रासदी से निजात दिलाई जाए, जिसके मद्देनजर डीएम की तरफ से कोसी, गंगा और महानंदा नदी से घिरे जिले के सेमापुर और प्राणपुर इलाके का दौरा किया गया। तटबंध की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है ताकि इससे जुड़े किसी तरह की खामी को, कमी को वक्त रहते दूर किया जा सके। आपको बताते चलें कि सरकार के साथ साथ प्रशासनिक टीम जो है वो बाढ़ की दस्तक से पहले जमीनी हकीकत क्या है, बाढ़ों के मद्देनजर तटबंध की स्थिति क्या है, इसका दौरा कर निरीक्षण किया जा रहा है और संभावित त्रासदी को कुछ हद तक कम करने की और दूर करने की कोशिश की जा रही है। इस क्षेत्र में गंगा का पानी काफ़ी ऊपर लेवल तक आ गया था, इसीलिए बाढ़ निरोधी कार्य यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, उसी का निरीक्षण करने आए हैं हम लोग। और ये लगभग 1 किलोमीटर के ड्यूरेशन में, जहाँ पिछले बार सीपेज भी रिपोर्ट हुआ था, वहाँ पे ये कार्य चल रहा है। और 1 जून से 15 जून तक शेष अन्य जहाँ भी रेनकट इत्यादि पाए जाएंगे इस पूरे 24 किलोमीटर के बांध पर, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर वैशाली से है, जहां पर 2 दर्जन घरों में अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि तेज हवा की वजह से ये आग बेहद तेजी से एक-एक करके तमाम घरों में फैलती चली गई और 2 दर्जन घर इस वजह से आग की चपेट में आ गए। अगलगी की इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बताया जा रहा है कि रात के वक्त खाना खाने के बाद सारे लोग सो रहे थे और इसी बीच रंभा देवी की झोपड़ी में अचानक से आग लगती है। 2 दर्जन से ज्यादा घरों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। 6 से 7 गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट भी इस दौरान देखने को मिले और यही वजह है कि लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। अफरा तफरी अचानक से इलाके में देखने को मिली। सूचना पर अंचलाधिकारी गौरव कुमार, थाना प्रभारी रुपेश कुमार मौके पर पहुंचे, जिसके बाद वैशाली, लालगंज, सरैया और हाजीपुर से दमकल की टीम को बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अच्छा, काय बजे के आसपास है? ये 9 साढ़े 10 बजे के करीब। हाँ, 10-11 बजे। अपने कहाँ चल गए? गीत गावे चल गए। और अब बात जातीय जनगणना की, जिस जातीय जनगणना को लेकर के आपसी मनमुटाव और दूरियां भी नजर आती हैं। हालांकि इसी बीच शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जो हैं, उनका बड़ा बयान इस वक्त सामने है। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर अभी तारीख तय नहीं की गई है, तारीख तय होने का इंतजार कीजिए। बहुत जल्द ये तारीख भी सबके सामने होगी और इस तारीख के साथ जातीय जनगणना पर राजनीतिक पार्टियों की मंशा भी साफ होती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन इस वक्त विजय चौधरी ने इस बयान के साथ सर्वदलीय बैठक की तारीख को लेकर के ये कहा है कि तारीख बहुत जल्द तय की जाएगी। बैठक की तिथि तय करने पर बातचीत अभी चल रही है। सभी दलों की राय को लेकर के ही तारीख निर्धारित किया जाएगा। जल्द ये बैठक होगी और बैठक के साथ ही सर्वसम्मति इस पर बनाने की कोशिश भी की जाएगी। सभी दलों से बातचीत लगातार की जा रही है और समय मिलने पर यह बैठक की तारीख भी सुनिश्चित हो जाएगी। यह घोषणा तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने की थी और उन्होंने खुद कहा था कि जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक शीघ्र बुलाई जाएगी। और यह बात भी सही है कि सभी दलों से राय परामर्श जारी है और एक तिथि जो सबको सूट करे, सब लोग उपलब्ध रहे, उस हिसाब से तिथियों पर भी विमर्श चल रहा है। कई तिथियों पर बात चल रही है, उसमें कुछ तिथियां हैं जिस पर बात चल रही है, लेकिन अभी तिथि का पक्का निर्धारण नहीं हुआ है। जब तिथि विधिवत रूप से निर्धारित कर ली जाएगी तब तो बाज़ाब्ता आपको भी सूचना दी जाएगी।
और अब बात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान की करेंगे। जीतन राम मांझी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। इस राज्यसभा चुनाव को लेकर बयान देने में जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए में लोकतंत्र की कमी नजर आती है, क्योंकि तय किया नहीं जा पा रहा कि कैंडिडेट के नाम कौन होंगे, कैंडिडेट कौन होगा, ये शंका पैदा करता है। आपसी समन्वय बातचीत का भी अभाव है। जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि बीजेपी कुछ और सोचती है, जबकि नीतीश कुमार कुछ और सोचते हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि अभी तक के एक सीट के बारे में निर्णय नहीं हुआ है जदयू के तरफ से, तो कहीं न कहीं शंका होती है। लेकिन ये पार्टी के अंदरूनी मामला है, उसके बारे में हम नहीं कुछ कर सकते हैं। रही बात एनडीए की बात होती, जिसकी चर्चा हम जब महागठबंधन में तब भी कहते थे कि कोई भी निर्णय हो तो सब लोग आपस में बैठ विचार करके निर्णय लें, और वही स्थिति आज एनडीए में है। एनडीए में कोई भी डिसीजन होता है तो अपने मन से लोग करते हैं। बोचहा में देखा कि कैंडिडेट यूनिलैटरली दिया गया, क्या हालत हो गया वहाँ। उसी प्रकार से अन्य निर्णय होते हैं तो अपने अपने लोग करते हैं। हम छोटी पार्टी हैं, हम उनको समर्थन दे रहे हैं, अलग बात है। लेकिन हमारी इच्छा रहती है कि साहब आपस में बातचीत हो, और बातचीत न होती है तो हम तो एज ए होल कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी होना चाहिए हमारे एनडीए में, अभी तक उसकी कमी है। और उसका कमी का कारण यही है कि भाजपा कुछ सोचती है और नीतीश कुमार कुछ सोचते हैं। जीतन मांझी का औकात उन लोग समझते हैं कि कुछ है नहीं। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त पहुंचे हुए हैं और यहां पर छात्रावास का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाना है। ये छात्रावास अपने आप में कई मायनों में बेहद खास और महत्वपूर्ण, मगध विश्वविद्यालय जिसका ये छात्रावास, और इस छात्रावास के जरिए छात्राओं को आज एक बड़ी सौगात भी मिलने जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और इस वक्त देखिए, चूंकि बिहार में मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त आपके सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मगध महिला कॉलेज में हॉस्टल का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाना है। 639 बेड का गर्ल्स हॉस्टल, और कई खासियतों के साथ ये छात्रावास जो है वो बनकर तैयार हुआ है। छात्रावास में जिम की व्यवस्था की गई है, विजिटर्स रूम्स बनाए गए हैं। छात्रावास को अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है। डाइनिंग रूम में एक साथ 100 छात्राएं जो हैं वो एक साथ बैठकर खा सकती हैं। मगध महिला कॉलेज में ये हॉस्टल और इस हॉस्टल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से अब से कुछ वक्त में ही किया जाएगा। पार्लर तक की सुविधा छात्रावास में रखी गई है ताकि छात्राओं को किसी भी कार्य के लिए छात्रावास से बाहर जाने की जरूरत न हो। तो मगध महिला कॉलेज में हॉस्टल का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जाना है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।